नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जस्टिन बीबर का आधा चेहरा हुआ पैरालाइज, कहा आंखें भी नहीं झपका पा रहा हूं, फैंस में छाई खामोशी। तनावपूर्ण स्थिति के बीच भद्रवाह में पथराव, डोडा किश्तवाड़ में कर्फ्यू, श्रीनगर में बाजार बंद, देर रात तक पुलिस का गश्त जारी। ऊधम सिंह नगर में प्रदर्शन, सहारनपुर में भी हिंसा के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट। पेट्रोल, माचिस और बम लेकर आए थे हमलावर, धमाकों से दहलता रहा इलाका, लोगों ने बयां किया जुबानी दर्द। और जर्मनी के सैटेलाइट पर अपना नियंत्रण चाहता है रूस, हाईजैक करने की कर रहा है कोशिश। जस्टिन बीबर दुनिया के जाने माने पॉप सिंगर्स में से एक है और हाल ही में गायक ने अपने एल्बम जस्टिन के प्रमोशन के लिए दुनिया के कई देशों का दौरा करने का ऐलान किया था। हालांकि कुछ दिनों बाद ही गायक ने अपने दौरे को स्थगित कर दिया है। यह खबर सुनते ही दुनिया भर में फैले उनके प्रशंसक निराश हो गए। वहीं अब गायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसके पीछे की वजह भी बता दी है। वीडियो में गायक ने खुलासा किया है कि उनके चेहरे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। जस्टिन बीबर ने बताया कि वह रामसे हंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनका चेहरा पैरालाइज हो गया है। वीडियो में अपनी हालात के बारे में बात करते हुए गायक ने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी आंख नहीं झपका पा रहा हूं, मैं अपने चेहरे के इस तरह से हंस भी नहीं पा रहा हूं। मेरे शो रद्द होने की वजह से काफी लोग निराश हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं इस वक्त शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। जस्टिन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें ठीक होने में कितना समय लग सकता है। हालांकि वह आराम और चिकित्सा के माध्यम से पूरी तरह से ठीक होने के बारे में सकारात्मक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय सिर्फ आराम कर रहा हूं और पूरी तरह से ठीक होकर वापस सेट पर लौटने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं वह कर सकूं जो करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। आपको बता दें कि इस साल मार्च में जस्टिन बीबर की पत्नी हैली उनके मस्तिष्क में रक्त के थक्के जमने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा चुकी है। पैगंबर मोहम्मद पर पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में जम्मू कश्मीर के कई जिलों में शुक्रवार को तनाव बना रहा। भद्रवाह में कई जगह पथराव और छिटपुट घटनाएं भी देखी गई। डोडा और किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी कर्फ्यू रहा, जबकि रामबन में धारा 144 लगा दी गई। रामबन व श्रीनगर के कुछ इलाकों में बाजार पूरी तरह से बंद रहे। तनावपूर्ण की स्थिति को देखते हुए श्रीनगर के साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि श्रीनगर में रात 9 बजे इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। सभी संवेदनशील स्थानों पर भारी फोर्स की तैनाती भी की गई है। एडीजीपी मंडलायुक्त भद्रवाह में कैंप कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दोनों अफसरों ने किश्तवाड़ पहुंचकर भी स्थिति का जायजा लिया। मंडलायुक्त के अनुसार स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में। भद्रवाह व किश्तवाड़ में वीरवार को ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। शुक्रवार को भद्रवाह में कुछ लोग पाबंदियां तोड़कर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पथराव कर रहे लोगों को खदेड़कर घर के अंदर कर दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। लगातार माइक से कर्फ्यू लगाए जाने और नियमों को न तोड़ने की हिदायत भी दी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक भाजपा की नेता रही नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषणबाजी से वीरवार शाम भद्रवाह इलाके में तनाव फैल गया था। भड़काऊ भाषणों के कथित वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गए थे। नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण के कथित तौर पर एक मस्जिद से दिया गया था। वहीं एक अन्य घटना में किसी ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट भी साझा किया था, जिससे तनाव और बढ़ गया। दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। रुद्रपुर के केलाखेड़ा, वाजपुर, जसपुर, खटीमा, किच्छा में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी से नाराज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रुद्रपुर के खेड़ा स्थित धार्मिक स्थल में नमाज के बाद प्रदर्शन किया है। देश के कई हिस्सों में जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने सभी थानों और कोतवाली प्रभारियों को सख्ती बरतने के आदेश दे दिए। साथ ही किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद
5 से अधिक स्थानों पर लोगों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। वहीं रुद्रपुर के केलाखेड़ा, बाजपुर, जसपुर, खटीमा और किच्छा में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। करीब 20 मिनट तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस के समझाने पर सभी लोग घरों को चले गए। पुलिस टीम करीब 2 घंटे के बाद तक मौके पर मौजूद रही। इधर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी पर शहर में प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया था। पुलिस को इसकी सूचना पहले से ही थी। पुलिस ने पहले ही पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था। केलाखेड़ा में मुस्लिम समाज की अपील पर व्यापारियों ने दोपहर तक बाजार बंद रखा। इसके बाद दर्जनों लोग एकत्र होकर थाने के गेट पर पहुंच गए। थाना परिसर में 5 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसओ भुवन चंद्र जोशी को सौंपा है। उन्होंने विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। उधर अटाला में बवाल करने वाली भीड़ में शामिल हमलावर पूरी तैयारी से आए थे और इनमें से कुछ हमलावर बम के साथ पेट्रोल और माचिस भी लाए थे। हमले पर पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर वाहनों में आग लगाना शुरू कर दिया। यही नहीं, दहशत फैलाने के लिए लगातार बम भी फोड़ते रहे। बमबाजी से पूरा इलाका जो है रह रहकर धमाकों से दहलता रहा। आगजनी शुरू होने के बाद पुलिस व आरएएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ रबड़ बुलेट का इस्तेमाल भी किया, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। आरएएफ, पीएसी और पुलिस फोर्स संयुक्त रूप से अफसरों के नेतृत्व में आगे बढ़ी तो हमलावर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। इस दौरान डीएम ने जो है लाउड हेलर से स्पष्ट ऐलान भी कर दिया कि उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटा जाए और इसके लिए फोर्स को भी बुलाया गया। फोर्स की इस कार्रवाई से उपद्रवियों में अफरा तफरी मच गई है और वहां वो जो है इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर पीटना भी शुरू किया। इसके बाद तो सड़कों पर ही नहीं बल्कि गलियों में भी उपद्रवियों पर जमकर लाठियां चटकी। पुलिस की कार्रवाई से भड़की भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन के वाहनों के साथ ही निजी वाहनों पर भी पत्थर बरसाए गए। उधर नूरुल्लाह रोड पर खड़े किए गए कई वाहनों को तोड़ दिया गया। इसी दौरान कुछ नकाबपोश हमलावरों ने आगजनी भी शुरू कर दी। इस दौरान सबसे पहले पेट्रोल छिड़क कर मुस्तफा कॉम्प्लेक्स के पास खड़ी एक बाइक फूंक दी गई। इसके बाद उपद्रवियों ने पास ही खड़ी पीएसी के ट्रक को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी वीडियोस के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के समीकरण पूरी तरह से बदल गए। एक तरफ वे देश हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ हैं, तो दूसरी तरफ रूस और उसके कुछ सहयोगी देश हैं। इन बदलते समीकरणों के बीच रूस ने जर्मनी की सैटेलाइट को हाईजैक करने की कोशिश की है। मामला सामने आने के बाद जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के कई देशों से संबंध बिगड़ गए। कई पश्चिमी देशों ने रूस से पूरी तरह से अपने संबंध तोड़कर यूक्रेन को मदद भेजी। इसमें जर्मनी भी शामिल है। जर्मनी ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोक के साथ अपने सहयोग को समाप्त कर लिया। कहा जा रहा है कि जर्मनी के इस कदम ने रूसी अधिकारियों को नाराज कर दिया है। आपको बता दें कि दरअसल कुछ साल पहले रूस और जर्मनी ने एक साझा अभियान के तहत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजा था। अभी तक ये दोनों देश इस मिशन पर मिलकर काम कर रहे थे। हालांकि जर्मनी के पीछे हटने के बाद रूसी अधिकारी इसे हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी के पीछे हटने के बाद इरोसिटा सैटेलाइट का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। उधर जर्मनी के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जर्मनी की भागीदारी के बिना इरोसिटा को शुरू में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी को बड़ा नुकसान हो सकता है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी रोकोस्मोक ने अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी को लेकर बड़ा बयान भी जारी किया था। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोक के प्रमुख दामित्री रोगोजिन ने कहा कि हमारे पास इस 500 टन के ढांचे को भारत और चीन में गिराने का ही विकल्प खुला है। क्या आप उसे ऐसी संभावना से धमकाना चाहते हैं? आईएएस रूस के ऊपर से नहीं उड़ता है। ऐसे में प्रतिबंध लगाने से पहले आप जान लें कि आपको क्या करना है। रूस ने कहा था कि अगर इस तरह से प्रतिबंध जारी रहेगा तो वह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जस्टिन बीबर का आधा चेहरा हुआ पैरालाइज, कहा आंखें भी नहीं झपका पा रहा हूं, फैंस में छाई खामोशी।
तनावपूर्ण स्थिति के बीच भद्रवाह में पथराव, डोडा किश्तवाड़ में कर्फ्यू, श्रीनगर में बाजार बंद, देर रात तक पुलिस का गश्त जारी। ऊधम सिंह नगर में प्रदर्शन, सहारनपुर में भी हिंसा के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट। पेट्रोल, माचिस और बम लेकर आए थे हमलावर, धमाकों से दहलता रहा इलाका, लोगों ने बयां किया जुबानी दर्द। और जर्मनी के सैटेलाइट पर अपना नियंत्रण चाहता है रूस, हाईजैक करने की कर रहा है कोशिश। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चीन से सटे हिमाचल और उत्तराखंड के सीमांत इलाकों का शुक्रवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दौरा किया। सेना के कमांडरों से टो लेकर जवानों का हौसला बढ़ाकर वे देहरादून रवाना हुए। यहां उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल से भी मुलाकात की। सेना प्रमुख ने हिमाचल प्रदेश में LAC का दौरा कर सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा की। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे LAC के 3 दिवसीय दौरे पर है। भारतीय थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद सेना अध्यक्ष का इस सेक्टर का यह पहला दौरा है। सेना प्रमुख के साथ सेना कमांडर, मध्य कमान, GOC भी साथ रहे। इस दौरान सेना प्रमुख ने हिमाचल के चीन से सटे बॉर्डर संबंधों का भी दौरा किया। सेना प्रमुख के दौरे के बाद बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना के साथ ITBP जवानों के हौसले भी बुलंद हैं। करीब 2 साल पहले दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समदो बॉर्डर्स का दौरा कर चुके हैं। अग्रिम चौकियों के दौरे के दौरान सेना अध्यक्ष को स्थानीय कमांडरों ने सीमाओं पर मौजूद स्थिति के बारे में जानकारी भी दी। अग्रिम क्षेत्रों में परिचालन तैयारियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करते हुए सेना प्रमुख ने पर्वतारोहण कौशल और लंबी दूरी की गश्त सहित तैनात संरचनाओं की जानकारी ली। चीन और पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों की बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों और सेना नागरिक के तालमेल की भी समीक्षा की गई। उन्होंने सेना कमांडरों के साथ बातचीत करते हुए सीमाओं पर सतर्कता और उनकी आवश्यकता पर बल दिया। लगातार निगरानी करने में आधुनिक तकनीकी के समावेश की सराहना की। उन्होंने अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान उनका मनोबल भी बढ़ाया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। बृहस्पतिवार को यूक्रेन के सेवेरोदेनेस्क शहर में लड़ाई जारी रही। यूक्रेन के पूर्वी लुहांस्क क्षेत्र के सैन्य प्रशासन प्रमुख सेहरी हेडे ने कहा कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है, हम नियंत्रण बनाए रखने के सभी प्रयास कर रहे हैं। हेडे ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह सेवेरोदेनेस्क पर जीत का झूठा प्रचार कर रहा है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक जो है खतरनाक लड़ाई के बाद पूर्वी यूक्रेन के प्रमुख शहर सेवेरोदेनेस्क का आधिकारिक हिस्सा रूसी सेना के नियंत्रण में है। शहर में सीधी लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन रूसी सेना ने भारी गोलाबारी की है। लगातार सड़क पर लड़ाई जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेताते हुए कहा कि रूस जैसे देश पर बाहर से नियंत्रण करना असंभव है। उन्होंने कहा कि मॉस्को के पास भारत और चीन ही नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों का भी साथ सहभागिता बनाने का मौका है। उन्होंने युवा एंटरप्रेन्योर के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि दुनिया बड़ी और विविधता से भरी है। रूस की अदालत ने ब्रिटेन के 2 और मोरक्को के 1 नागरिक को मौत की सजा भी सुनाई है। अदालत के मुताबिक इन्होंने यूक्रेनी सेना के लिए विदेशी लड़ाकों के रूप में काम किया। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील की नुपुर शर्मा पर टिप्पणी के बाद पार्टी की ओर से सधा हुआ बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील के बयान पर पार्टी ने ट्विटर के माध्यम से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और समय पर कार्रवाई की मांग की।
दरअसल औरंगाबाद से लोकसभा सांसद इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को कहा था कि नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी विवादित टिप्पणी के लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए। अगर उन्हें आसानी से जाने दिया जाता है तो ऐसी चीजें नहीं रुकेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कानून को लाया जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया है। यह कैसी कार्रवाई है? उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद देश के लगभग हर कोने में विशेष समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस दौरान कई जगहों पर आगजनी और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में 130 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज और सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया। प्रयागराज में कुछ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं एक पुलिस वाहन को भी आग लगाने का प्रयास किया गया। दरअसल भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसके विरोध का प्रमुख कारण यही बताया जा रहा है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद 15 से ज्यादा अरब देश भी नाराज हो गए। कई जगहों पर भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल बंद करने तक की अपील की गई। इसके बाद भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राज्यसभा चुनाव 2022 में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी सरकार को झटका लग गया है। वह 6 में से 4 सीटों पर ही जीत सजोए बैठी थी, लेकिन उसे भाजपा के बराबर ही यानी कि 3-3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। इससे शिवसेना नेता संजय राउत भड़क गए। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। महाराष्ट्र में शुक्रवार को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए गहमा गहमियों के बीच मतदान हुआ था। मतगणना को लेकर देर रात तक ड्रामा चला और शनिवार तड़के घोषित नतीजों में सत्तारूढ़ एमवीए गठबंधन और मुख्य विपक्षी दल भाजपा की बराबर सीटों पर जीत मिली। गठबंधन में शामिल 3 दल यानी कि कांग्रेस, शिवसेना व राकपा को एक सीट पर जीत मिली। चौथी सीट के उसने राकपा के संजय पवार को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गए। इससे गठबंधन सरकार को झटका लग गया। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से शिवसेना के संजय राउत एक बार फिर से उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। राकपा के प्रफुल्ल पटेल व कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी विजयी रहे। वहीं भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक चुनाव जीते हैं। पूर्व सीएम व भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने देर रात तक चले ड्रामे के बाद 3 सीटों पर जीत का दावा किया। राज्यसभा के लिए पुनर्निर्वाचित शिवसेना सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रति पक्षपात करने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने आयोग से कहा कि हमारा एक वोट अवैध घोषित किया गया। हमने इस पर आपत्ति ली, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सीटें 288 हैं, लेकिन शिवसेना विधायक रमेश लाटले के निधन व राकपा के 2 विधायकों नवाब मलिक व अनिल देशमुख के जेल में होने के कारण प्रभावी संख्या 285 ही रह गई है। गठबंधन दलों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है, अन्यथा चौथी सीट भी वह जीत सकती थी। देर रात तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद भाजपा जजपा समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन को हरा दिया है। वहीं प्रदेश की दूसरी राज्यसभा सीट पर भाजपा के कृष्णलाल पवार ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के पोलिंग एजेंट बीबी बन्ना ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं डाला और इस वजह से माकन की हार हुई है। यदि वह कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देते तो हम अवश्य जीतते। वहीं दूसरी ओर का एक वोट रद्द होने से कांग्रेस का समीकरण पूरी तरह से बिगड़ गया। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि किसका वोट रद्द हुआ है। उधर पवार की जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देर रात उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। पवार और कार्तिकेय की जीत के बाद खट्टर ने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है। कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा को जिताने के लिए मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करता हूं। यह लोकतंत्र की जीत है। मुझे उम्मीद है कि दोनों सदन में हरियाणा के लोगों से जुड़े मामलों को उठाया जाएगा। हरियाणा के राज्यसभा सीटों पर मतगणना 5 बजे शुरू होगी, लेकिन जजपा नेताओं और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस के 2 विधायक किरण चौधरी और बीबी बन्ना के मतों पर आपत्ति दर्ज आयोग से अवैध करार देने की मांग की थी। कार्तिकेय के समर्थन में भाजपा और दूसरी तरफ से कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची। भाजपा की इस शिकायत पर आयोग ने रिटर्निंग अधिकारी से मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई। जांच के बाद आयोग ने दोनों मतों को वैध करार देते हुए रात करीब 1 बजे मतगणना की अनुमति दी। करीब 2:30 बजे जब परिणाम आया तो भाजपा, जजपा और निर्दलीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्तिकेय शर्मा व पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वो बेटे हैं जिन्हें जीत मिली है।
तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। जस्टिन बीबर का आधा चेहरा हुआ पैरालाइज, कहा आंखें भी नहीं झपका पा रहा हूं, फैंस में छाई खामोशी। तनावपूर्ण स्थिति के बीच भद्रवाह में पथराव, डोडा किश्तवाड़ में कर्फ्यू, श्रीनगर में बाजार बंद, देर रात तक पुलिस का गश्त जारी। ऊधम सिंह नगर में प्रदर्शन, सहारनपुर में भी हिंसा के बाद हरिद्वार में हाई अलर्ट। पेट्रोल, माचिस और बम लेकर आए थे हमलावर, धमाकों से दहलता रहा इलाका, लोगों ने बयां किया जुबानी दर्द। और जर्मनी के सैटेलाइट पर अपना नियंत्रण चाहता है रूस, हाईजैक करने की कर रहा है कोशिश। की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दिल्ली में 24 घंटे नल से साफ जल, साफ हवा और विश्व स्तरीय सड़कें मुहैया कराने के लिए केजरीवाल सरकार डेनमार्क के साथ मिलकर काम करेगी। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात में वायु प्रदूषण, भूजल रिचार्ज और विश्व स्तरीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इन विषयों पर डेनमार्क में किए गए प्रयासों की एक प्रस्तुति पेश करने को कहा, जिन पर राजदूत ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें विश्व स्तरीय हो। दिल्ली में यूरोप की तर्ज पर 500 किलोमीटर लंबी सड़क के रीडिजाइन पर काम चल रहा है और इसके लिए सड़कों को यूरोपीय देशों के मानकों के मुताबिक बना रहना है। हम डेनमार्क के साथ सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य कर सकते हैं। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए जा रहे कामों के प्रयासों की सराहना करते हुए ईवी पॉलिसी को खूब सराहा। दिल्ली सरकार की ई ऑटो परियोजना की तारीफ करते हुए ई ऑटो को चलाने का अनुभव भी लिया है। इस मौके पर दौरान जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। और डेनमार्क के राजदूत ने बताया कि भूजल रिसर्च के लिहाज से उन्होंने उत्कृष्ट तकनीकी पर आधारित कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर हामी भरते हुए कहा कि भूजल रिचार्ज दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं और दिल्ली में बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इस्तेमाल करने की काफ़ी संभावना है। इससे दिल्ली में पानी की ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण राज्य में हाल के दिनों कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधों को नियंत्रित करने में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपने क्षेत्रों में रात्रि गश्त सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने राज्य में प्रभावी ढंग से सामाजिक सद्भाव बनाए रखा है। यह केवल सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण ही हुआ है। राज्य में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले दंगे और घटनाएं नहीं हुई। समाज में सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए बलों को समान मुस्तैदी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि डीएम और एसपी को अपने अधिकार क्षेत्र में भूमि संबंधी विवादों को हल करने के लिए महीने में एक बार संयुक्त बैठकें भी करनी चाहिए। इसी तरह उपमंडल अधिकारी और उप विभागीय पुलिस अधिकारी भी अनुमंडल में ऐसी बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्किल ऑफिसर और स्टेशन हाउस ऑफिसर सप्ताह में एक बार ऐसी बैठकें जरूर करेंगे। साथ ही पुलिस अधिकारी राज्य में विशेष रूप से पटना में शराब प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन होगा और अंक दिए जाएंगे। प्रदेश के इन शिक्षण संस्थानों में सरकार ने पहले से ही सीबीएसई पैटर्न लागू किया हुआ है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने कुल 23 फैसले
लिए और विधानसभा सत्र आहूत होने की घोषणा के कारण कैबिनेट में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों से प्राप्त कैबिनेट के फैसलों के मुताबिक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड में सीबीएसई की तरह आंतरिक मूल्यांकन व अंक देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं कैबिनेट ने सेना में शौर्य और वीरता पदक जीतने वालों की पुरस्कार राशि में एक मुश्त बढ़ोतरी कर दी है। फैसले के तहत परमवीर चक्र पर 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, अशोक चक्र पर 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, महावीर चक्र पर 20 लाख से बढ़ाकर 32 लाख, कीर्ति चक्र पर 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख, वीर चक्र पर 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, शौर्य चक्र पर 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख और सेना शौर्य पदक पर 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख जो है करने की परिवर्तन किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के विचलन के माध्यम से होमगार्ड जवानों को महंगाई भत्ते के फैसले पर मुहर भी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। साइबर अपराधियों का एक ऐसा नेटवर्क सामने आया है जो दर्शकों को ठगने के लिए एलन मस्क का फर्जी वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। गिरोह अरबपति एलन मस्क के बिटकॉइन मूल्य पर पूर्वानुमान या क्रिप्टो करेंसी पर उनके दृष्टिकोण का यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करने का दावा करता है। गिरोह के सदस्य यूट्यूब अकाउंट को हाईजैक कर फर्जी वीडियो का इस्तेमाल करने और फर्जी और सस्ती क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देता है। इससे लोगों को नुकसान होता है। एक खबर के मुताबिक इस महीने हजारों लोगों ने इन नकली लाइव स्ट्रीम को देखा। इससे जालसाजों ने एक हफ्ते में $2,43,000 कमा लिए। इनके लिए बिटकॉइन के 76,79,23,261 सिक्कों के कुल 23 ट्रांसफर किए गए। इनकी कीमत $2,34,000 है और इसके अलावा एथेरियम के 5,016 सिक्कों के कुल 18 ट्रांसफर किए गए जिनकी कीमत $9,000 है। हाल में टेस्ला के सीईओ ने कहा था कि यूट्यूब घोटाले वाले विज्ञापनों से निपट नहीं रहा। यूट्यूब ने कहा कि उसने बताए गए चैनलों को हटा दिया है। यह गिरोह कई महीने से लाइव स्ट्रीम के जरिए क्रिप्टो करेंसी भेजने के लिए हजारों लोगों को निशाना बना रहा है। हैकर्स दर्जन यूट्यूब चैनलों के नाम और तस्वीर को बदलकर उन्हें आधिकारिक टेस्ला चैनल की तरह बना लेते हैं जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क हैं। हाल में एक विदेशी म्यूजिक आर्टिस्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया। उन्होंने बताया कि उनके हजारों प्रशंसक उनसे पूछ रहे थे कि वह टेस्ला की सामग्री को क्यों स्ट्रीम कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या एक बार फिर से तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 8,329 नए मामले दर्ज हुए। यह गुरुवार को मिले केसों के मुकाबले जो है करीब 10% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के साथ यह लगातार चौथा दिन है जब देश में कोरोना के रोजाना मिलने वाले मामलों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। जहां 7 जून को देश में रोजाना मिलने वाले मामलों का आंकड़ा 5,000 के पार था, वहीं अब यह संख्या 8,000 के पार हो गई है। और इसी के साथ भारत में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 40,370 पर पहुंच गई। हालांकि एक सुकून की बात यह है कि पिछले एक दिन में कोरोना से सिर्फ 10 लोगों की मौत हुई है, यानी कि संक्रमण दर बढ़ने के बावजूद मृत्यु दर में अभी तक बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।